सोचिए आपके फ़ोन पर एक वीडियो आता है, इसमें आपके फेवरेट एक्टर पीएम मोदी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, या फिर आपको सीधे सीएम का फ़ोन आता है जो आपका नाम लेकर आपसे बात कर रहा है। मिस्टर शर्मा, बट व्हाट इफ आई टोल्ड यू ये सब नकली है। वेलकम टू द न्यू बैटल ग्राउंड ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। 2024 का इलेक्शन सिर्फ रैलीज और भाषणों का नहीं, बल्कि एआई का इलेक्शन था। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यह बदलाव अब कोई छोटा मोटा प्रयोग नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति की मुख्य रणनीति का हिस्सा बन चुका है। अगर हम 2014 की बात करें तो उसमें 3D होलोग्राम जैसी तकनीकें एक नया प्रयोग थी जो एक तरफा संदेश देती थी। लेकिन 2024 में एआई का इस्तेमाल एक पूरी तरह से संस्थागत अभियान का हिस्सा बन गया है। पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एआई जनरेटेड कंटेंट पर लगभग $50 मिलियन यानी 400 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च किए, वो भी सिर्फ 2 महीनों में। नेताओं की आवाज़ की नकल करके 5 करोड़ से ज़्यादा फ़ोन कॉल्स किए गए, और इसका असर एक सर्वे में पता चला कि 75% से ज़्यादा भारतीयों ने पॉलिटिकल डीप फेक्स देखे, और उनमें से लगभग 25% ने उन्हें सच मान लिया। तो अब सवाल ये उठता है, क्या एआई हमारी डेमोक्रेसी का दोस्त है जो नेताओं को जनता के करीब ला रहा है, या ये एक ऐसा खतरनाक दुश्मन जो झूठ और नफरत फैलाकर लोकतंत्र की जड़ें खोखली कर रहा है। हर टेक्नोलॉजी की तरह एआई के भी 2 पहलू हैं। तो पहले इसका अच्छा साइड देखते हैं। एआई में वो क्षमता है जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स की कई सीमाओं को तोड़ सकती है और नेताओं और जनता के बीच नया रिश्ता बना सकती है। सोचिए, पहले नेताओं से मिलना या अपनी बात पहुंचाना कितना मुश्किल था। रैलियां एक तरफा होती थी जहां नेता बोलते थे और जनता सुनती थी। एआई इसे बदल रहा है। अब कैंपेन हाइपर पर्सनलाइज्ड हो गए हैं, मतलब हर वोटर तक उसकी ज़रूरत के हिसाब से मैसेज पहुंचाया जा रहा है। इसका एक बड़ा उदाहरण 2024 के चुनावों में देखने को मिला। बीजेपी ने वाराणसी और राजस्थान में एआई का इस्तेमाल करके हजारों वोटर्स को पर्सनलाइज्ड व्हाट्सएप वीडियोस भेजे। इन वीडियोस में नेताजी आपका नाम लेकर आपको मिली सरकारी योजनाओं का जिक्र करके आपसे वोट मांगते थे। यह एक डायरेक्ट पर्सनल कनेक्शन बनाता है, जिससे वोटर को लगता है कि नेता सीधे उनसे बात कर रहा है। इसी तरह दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने व्हाट्सएप चैट्स बोट्स का इस्तेमाल किया। आप इनसे फ्री बिजली पानी जैसी स्कीम्स पर सवाल पूछ सकते थे और आपको तुरंत टेलर्ड जवाब मिलता था, वो भी बिना किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर काटे। यह बदलाव सिर्फ सुविधा के लिए नहीं है, यह लोकतंत्र के मॉडल को ही बदल रहा है। हम एक रिप्रेजेंटेटिव मॉडल से, जहां नेता बड़े समूहों को प्रतिनिधित्व करते हैं, एक कन्वर्सेशनल मॉडल की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां नेता हर एक व्यक्ति से सीधे बात करते हुए दिखते हैं। यह जुड़ाव बढ़ाता है, लेकिन साथ ही राजनीति को ज़्यादा लेन देन पर आधारित भी बना सकता है। जैसे कि आपको ये XYZ योजना मिली, अब आप हमें वोट दें, जो वैचारिक राजनीति को कमज़ोर कर सकता है। इंडिया इतना डाइवर्स देश है जहां 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस और हज़ारों बोलियां हैं। पहले एक नेता के लिए, खासकर नॉर्थ इंडिया के नेता के लिए, साउथ इंडिया में अपनी बात पहुंचाना एक बड़ी चुनौती थी। भाषा एक दीवार की तरह खड़ी हो जाती थी, लेकिन अब एआई इस दीवार को गिरा रहा है। पीएम मोदी की रैलीज में भाषिनी नाम के एआई टूल का इस्तेमाल हुआ। आप जानते हैं कि काशी तमिल संगमम में हिस्सा लेने के लिए हजारों लोग तमिलनाडु से काशी पहुंचे थे। वहां मैंने उन लोगों से संवाद के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई टूल भाषिणी का सार्वजनिक रूप से पहली बार उपयोग किया। यह एक रियल टाइम ट्रांसलेशन टूल है। पीएम हिंदी में भाषण देते थे और यह टूल उसे रियल टाइम में तमिल, कन्नड़ा, उड़िया जैसी 8 अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट कर देता था। इससे नॉन हिंदी स्पीकिंग वोटर से सीधा कनेक्शन बना, जो पहले मुमकिन नहीं था। यह दिखाता है कि एआई कैसे भाषाई और सांस्कृतिक बाधाओं को दूर कर लोकतंत्र को और ज़्यादा इंक्लूसिव बना सकता है। और एआई सिर्फ बड़ी पार्टीज़ के लिए ही नहीं है। पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट आवेश सिंह, जो आईपैक से जुड़े हैं, कहते हैं कि एआई ने लेवलिंग द प्लेइंग फील्ड का काम किया है। पहले सिर्फ बड़ी पार्टीज़ ही ज़्यादा मात्रा में या तेज़ी से कंटेंट बना पाती थी, लेकिन अब एआई की मदद से छोटी पार्टीज़ भी कम खर्च में हाई क्वालिटी कंटेंट बना सकती हैं और बड़ी पार्टीज़ को टक्कर दे सकती हैं। एआई गवर्नेंस में भी क्रांति ला रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अब वोटर लिस्ट को क्लीन और अपडेट करने के लिए एआई का इस्तेमाल करता है। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के जरिए डुप्लीकेट एंट्रीज, डेड वोटर्स या वोटर आईडीज़ में गड़बड़ियों का पता लगाया जाता है। इससे एक साफ और सटीक वोटर लिस्ट बनती है, जिससे चुनावी धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है। इसका एक और बेहतरीन उदाहरण हमें उत्तर प्रदेश में देखने को मिला, जहाँ इलेक्शन जीपीटी नाम का एक एआई टूल बनाया गया। यह टूल चुनाव अधिकारियों के हजारों जटिल सवालों का जवाब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से ढूंढकर सेकंडों में देता था, जिससे उनका काफ़ी समय बचता था और चुनाव प्रक्रिया ज़्यादा सुचारू रूप से चलती थी।
यह एआई का वो सकारात्मक पहलू है जो दिखाता है कि भविष्य में नीति निर्माण और सार्वजनिक सेवाओं को कितना कुशल बनाया जा सकता है। हालांकि यहीं पर एक और सवाल उठता है, क्या हम रूल बाय एल्गोरिदम के खतरे की ओर बढ़ रहे हैं, जहां मानवीय विवेक की जगह ऐसे एआई मॉडल ले लेंगे जिनके अपने पूर्वाग्रह हो सकते हैं। याद है वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, क्या एआई हमारी डेमोक्रेसी का दोस्त है या सबसे बड़ा दुश्मन? अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं जो काफ़ी डरावना है। सबसे बड़ा खतरा है डीप फेक्स। सिंपल शब्दों में ये एआई से बने सुपर रियलिस्टिक नकली वीडियोस या ऑडियो होते हैं। एआई किसी इंसान की हज़ारों फोटोज़ और वीडियोस को स्टडी करके उसकी आवाज़, चेहरा और बात करने का तरीका हुबहू नकल कर सकता है। यह तकनीक इतनी उन्नत हो गई है कि आम इंसान के लिए असली और नकली में फ़र्क करना लगभग नामुमकिन हो गया है। और 2024 के इलेक्शंस में इसका जमकर इस्तेमाल हुआ। बॉलीवुड एक्टर्स रणवीर सिंह और आमिर खान के डीप फेक वीडियोस वायरल हुए, जिनमें वो पीएम मोदी को क्रिटिसाइज और कांग्रेस को सपोर्ट करते दिख रहे थे। मोदी जी का पर्पस यही है, उनका उद्देश्य यही था कि वो सेलिब्रेट करे हमारी दुखी हुई जीवन। दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि भारत एक गरीब देश है तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं, क्योंकि यहाँ का हर एक नागरिक लखपति है। हर एक के पास कम से कम 15 लाख होनी चाहिए। क्या कहा? आपके पास ये रकम नहीं है? तो कहां गए आपके 15 लाख रुपए? ये वीडियोस पूरी तरह से फेक थे, लेकिन लाखों लोगों तक पहुंचे और भारी कंफ्यूजन फैलाया। और इससे भी ज़्यादा एआई का इस्तेमाल मरे हुए नेताओं को जिंदा करने में किया गया। तमिलनाडु में डीएमके ने अपने पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि का डीप फेक वीडियो बनाया और एआईएडीएमके ने जयललिता की एआई जनरेटेड आवाज़ इस्तेमाल की। इसका मकसद था वोटर्स की नॉस्टैल्जिया और भावनाओं का फ़ायदा उठाकर उन्हें पॉलिटिकली मैनिपुलेट करना। एआई का इस्तेमाल विरोधियों की मजाक उड़ाने के लिए भी हुआ। बीजेपी सपोर्टर्स ने जेल में बंद एक अपोजिशन लीडर का डीप फेक वीडियो बनाया जिसमें वो गाना गा रहे थे। वहीं कांग्रेस ने पीएम मोदी का एक सटायरिकल वीडियो बनाया। ह्यूमर के पर्दे के पीछे ये पॉलिटिकल नैरेटिव को अपने हिसाब से मोड़ने का एक तरीका है। लेकिन डीप फेक्स का सबसे खतरनाक असर है लायर्स डिविडेंड। इसका मतलब यह नहीं है कि लोग सिर्फ झूठी चीज़ों पर विश्वास करने लगते हैं, बल्कि यह है कि वो असली चीज़ों पर भी विश्वास करना बंद कर देते हैं। सोचिए, अगर किसी नेता का कोई असली शर्मनाक वीडियो सामने आता है तो वह अब आसानी से कह सकता है कि यह डीप फेक है, क्योंकि जनता जानती है कि ऐसी तकनीक मौजूद है, इसलिए यह दावा विश्वसनीय लगने लगता है। यह तकनीक सबूत और सच्चाई के बीच के रिश्ते को तोड़ देती है, जिससे नेताओं की जवाबदेही खत्म हो जाती है। अब सवाल ये आता है कि पार्टीज़ को कैसे पता चलता है कि आपको कौन सा वीडियो भेजना है? जवाब है आपका डेटा। इस प्रक्रिया को कहते हैं माइक्रो टारगेटिंग। आपकी एज, लोकेशन, रिलीजन, कास्ट, आप इंटरनेट पर क्या सर्च करते हैं, सोशल मीडिया पर क्या लाइक करते हैं, यह सब डेटा कलेक्ट किया जाता है। इस डेटा से आपकी एक डिटेल डिजिटल प्रोफाइल बनाई जाती है, जिसे आपकी सीक्रेट आइडेंटिटी भी कहा जा सकता है। फिर एआई एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके आपको वैसे ही एड्स और मैसेज भेजे जाते हैं जो आपको इमोशनली ट्रिगर करें, चाहे वो उम्मीद हो, गुस्सा हो या डर। यह विज्ञापन अब सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं, बल्कि आपको मनोवैज्ञानिक स्तर पर प्रभावित करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है बीजेपी का सरल ऐप। इस ऐप के जरिए पार्टी वर्कर्स को घर घर जाकर वोटर्स का डेटा इलेक्ट करने को कहा गया। नाम, फ़ोन नंबर, वोटर आईडी, यहाँ तक कि जाति और धर्म भी। प्राइवेसी रिसर्चर्स का कहना है कि इस तरह के डेटा से वोटर्स को उनकी जाति और धर्म के आधार पर टारगेट किया जाता है। जब कोई पार्टी जाति और धर्म का डेटा इकट्ठा करती है तो एआई का इस्तेमाल उन्हीं पहचानों को कुरेदने वाले डिवाइसिव संदेश भेजने के लिए किया जाता है। यह समाज में पहले से मौजूद पोलराइजेशन को सिर्फ दर्शाता नहीं, बल्कि उसे और गहरा करता है, जिससे सोशल हार्मनी को खतरा पैदा होता है। यह फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए एक बड़ा खतरा है, जहां नागरिकों की निजी जानकारी चुनावी हथियार बन जाती है। यह स्थिति एक बुनियादी टकराव पैदा करती है। भारत का संविधान आर्टिकल 21 के तहत राइट टू प्राइवेसी की गारंटी देता है, लेकिन सभी राजनीतिक दल एक कानूनी ग्रे एरिया में काम करते हुए बिना स्पष्ट सहमति के भारी मात्रा में पर्सनल डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए नागरिकों को अपनी प्राइवेसी की बलि देनी पड़ रही है। सोशल मीडिया पर आपको कई बार लगता होगा कि कोई नेता बहुत पॉपुलर है क्योंकि उसके हर पोस्ट पर हज़ारों लाइक्स और रिट्वीट्स होते हैं, पर क्या वो सच में रियल हैं? अक्सर नहीं। इनमें से कई सोशल बॉट्स होते हैं, मतलब कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो इंसान के होने का नाटक करते हैं। इन बॉट्स का काम होता है किसी खास पॉलिटिकल मैसेज या हैशटैग को बार बार शेयर करके एक झूठा माहौल बनाना, जिसे आर्टिफिशियल कंसेंसस कहते हैं। यह बॉट्स प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज़ को तेज़ी से फैलाते हैं और बहस में असली आवाज़ों को दबा देते हैं।
एक स्टडी के अकॉर्डिंग भारत में राजनीतिक दलों ने बॉट्स का इस्तेमाल अपने फॉलोअर्स बढ़ाने और ऑनलाइन प्रेजेंस को झूठे तरीके से मजबूत दिखाने के लिए किया। यह लोकतंत्र के उस विचार के खिलाफ है जहां हर आवाज़ को बराबर का मौका मिलना चाहिए। तो अब इस सब का सोल्यूशन क्या है? यह सिर्फ सरकार की ही नहीं बल्कि हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे पहले सरकार और टेक कंपनीज को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। हमें यूरोपियन यूनियन के AI एक्ट जैसे सख्त कानूनों की ज़रूरत है जो AI के खतरे के स्तर के हिसाब से उसे रेगुलेट करे। भारत को सिर्फ दूसरे देशों से कानून की नकल नहीं करनी चाहिए बल्कि अपनी अनूठी चुनौतियों जैसे भाषाई विविधता, जाति और धर्म के आधार पर विभाजन और व्हाट्सएप जैसे इनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स का प्रभुत्व को ध्यान में रखते हुए नए नियम बनाने होंगे। हर AI जनरेटेड कंटेंट पर साफ साफ AI जनरेटेड या सिंथेटिक कंटेंट का लेवल लगाना कंपलसरी होना चाहिए, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सलाह दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हार्मफुल डीपफेक्स और बॉट्स को तेजी से हटाने के लिए अकाउंटेबल बनाना होगा। हाल ही में 20 बड़ी टेक कंपनीज ने ऐसा करने का वादा भी किया है, लेकिन इस पर अमल होना भी बाकी है। और सबसे ज़रूरी, हम यानी आप और मैं अगली बार कोई पॉलिटिकल वीडियो या मैसेज शेयर करने से पहले स्टॉप रूल याद रखें। सबसे पहले स्क्रूटनाइज द सोर्स, मतलब ये देखो कि ये वीडियो या न्यूज़ किसी भरोसेमंद न्यूज़ चैनल से आई है या फिर किसी रैंडम व्हाट्सएप ग्रुप से घुमाई गई है। ट्रस्ट करो तो बस भरोसेमंद सोर्सेज पर ही। फिर आता है थिंक अबाउट ट्रिगर, मतलब क्या ये कंटेंट तुम्हें अचानक बहुत ज़्यादा गुस्सा या खुशी फील करा रहा है? अगर हाँ तो ये इमोशनल मैनिपुलेशन का रेड फ्लैग हो सकता है। थर्ड स्टेप है ऑब्जर्व द फ्लॉज, मतलब डीप फेक वीडियोज़ में यूजुअली कुछ गड़बड़ियाँ होती हैं, जैसे लिप सिंक ठीक से मैच नहीं हो रहा, आंखें अजीब तरह से झपक रही हैं, बैकग्राउंड ब्लरी है या चेहरे पर अननेचुरल लाइटिंग दिख रही है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, पॉज बिफोर पोस्टिंग, मतलब अगर ज़रा भी डाउट हो तो इसे शेयर मत करो, वरना तुम भी अनजाने में फेक न्यूज़ फैलाने की चेन का हिस्सा बन जाओगे। यह छोटे छोटे कदम हमें एक जागरूक और जिम्मेदार डिजिटल नागरिक बनाते हैं जो इस नए डिजिटल युद्ध क्षेत्र में लोकतंत्र की रक्षा कर सकते हैं। तो AI इंडियन डेमोक्रेसी का दोस्त है या दुश्मन? जवाब सीधा नहीं है। AI एक पावरफुल टूल है, एक दो-धारी तलवार। इसका इस्तेमाल वोटर्स को एम्पावर करने, भाषा की दीवारें तोड़ने और नेताओं को अकाउंटेबल बनाने के लिए हो सकता है। यह पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का एक नया रास्ता खोल सकता है जहां संवाद सिर्फ एक तरफा ना हो। और इसी टूल का इस्तेमाल झूठ फैलाने, समाज को बांटने और लोकतंत्र में हमारे भरोसे को तोड़ने के लिए भी हो सकता है। यह हमारे समाज की दरारों को और गहरा कर सकता है और सच्चाई की अवधारणा को ही खतरे में डाल सकता है। आपका इस पर क्या सोचना है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।